हमारे ब्रज की आन बान शान वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की आज जयंती है। मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं। जिस तरह से उन्होंने युद्ध लड़े, नेतृत्व किया, अपने लोगों का नाम रोशन कमाया, नौजवानों उसी तरह आपको अपने किसान परिवारों के लिए इन जालिमों से मुकाबला करना है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींद उजाड़ दी थी, अपने क्षेत्र में विस्तार किया, ब्रज क्षेत्र की कलाओं को विकसित किया, ब्रज भाषा को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि अपने लोगों की बात दूर तक पहुंचे। और मैं कहना चाहता हूं कि अब एक शेर मुझे याद आता है आज की इन परिस्थितियों को देखकर, कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। मोदी जी, एक गरीब किसान के, 2 बीघे के काश्तकार के कमजोर छाती के आगे आपके 56 इंच की छाती बेकार साबित होगी। आपने गलत जगह लोहा लिया है। शहीद भगत सिंह, महाराजा सूरजमल, चौधरी चरण सिंह के वंशजों से अगर आप मुकाबला करोगे तो हर बार आपके आंसू निकलेंगे। किसान के जब आंसू टपके, घर घर में आग जली है, दिल दिल में आग जली है। लोग आज भी गुस्से में सुलग रहे हैं। जो आदमी यहां नहीं पहुंच रहा, किसान की पंचायतों में नहीं पहुंच पा रहा, पुलिस वाले प्रशासन वाले उनको रोक भी रहे हैं। घर बैठे भी उन्होंने जो है पत्थर में लकीर खींच ली है, मन में लकीर खींच ली है कि अब दोबारा कभी भाजपा को मौका नहीं देनी है। और आप देखो, जहां शासक इतना अहंकारी हो, जनता की नब्ज को ना समझ पाए, उन्हें लड़ाई लड़नी है, जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, देश के दुश्मन हैं, उनके विरुद्ध, देश की समस्याओं के विरुद्ध अभियान चलाकर भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर करके उखाड़ फेंकने का वादा किया था। ना जाने कितना विदेशों में काला धन जमा है। जब वो लाएंगे 15-15 लाख खातों में मिल जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष दी जाएंगी नौजवानों को, नए रोजगार का सृजन होगा, न्यू इंडिया का विकास होगा। सिर्फ बातों से अगर भर जाता तो काम बन जाता। लेकिन आज फैसला आपको लेना है कि चंद लोगों की तिजोरी की प्यास, पैसे की हवस जीतेगी या किसान और मजदूर कामगार के पेट की भूख जीतेगी। ये भूख है, ये न्याय की पुकार है। बहुत गलत करना चाहते हैं लोग। यहां मुझे खुशी है इस बात को लेकर कि जन समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी लोग, जो कानून के जानकार हैं, जिनका अध्ययन है गहरा, सरकार के कामकाज को, सरकार की भाषा को समझ सकते हैं, वह लोग भी किसान का पक्ष रख रहे हैं। अभी आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के तरफ से पत्र मुझे मिला है, समर्थन मिला है, और पश्चिमी यूपी के हर जिले के जो वकील संगठन हैं। अब मोदी जी कह सकते हैं, वकीलों को कानून का क्या पता, वकीलों को कानून का क्या पता। जिस तरह वो कह रहे हैं कि किसान को नहीं पता, हम तो उनके भले के लिए कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप गवार हो, आप कानून की जानकार नहीं हो, देश चलाना नहीं जान सकते। यही बात चंद घराने जो देश पे कब्जा बनाए रखे थे, ऐसी ही बातें, यही भाषा
जब चौधरी चरण सिंह जी को आपने अपना नेता बनाया था और लाल किले तक पहुंचाया था, उनके दुश्मन भी यही बातें रखते थे कि गांव का आदमी ये तो गवार है। आज भी आप देखोगे वो कहते हैं चौधरी चरण सिंह जी तो खेती जानते होंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने अंग्रेजी में किताबें लिखी हैं, यहीं आगरा विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये सोचो, आज घर घर में ग्रामीण भारत के बच्चों में कोई कमी है क्या? वे आईएएस अफसर भी बन रहे हैं, वो वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, वो अनुसंधान भी कर रहे हैं, वो कला के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। आज भारतीय क्रिकेट टीम में गांव के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट। 2 तो 4 बंधु ही हैं खेल रहे हैं। छाती फूलती है कि नहीं घर से? वे इस मिट्टी के प्रोडक्ट हैं। आप मेक इन इंडिया करते हो, तो मेड इन इंडिया है 100%। बचपन में इन्होंने जो है घी पीकर धूल भरे मैदानों में खेलकर अपने प्रतिभा में वो चमक को लाए, उन्हें अवसर मिल रहा है। और आप ये कह दो भाई तुम तो खेती करो, बस तुम मजदूर गरीबी तुमने देखी है, तुम वही बात समझ सको। कितनी गंदी भाषा है। अरे विरोध करने वाले तो मोदी जी का विरोध करते मतलब देश का विरोध ही है। पता नहीं कहां से, चाइना से उसे पैसा मिल रहा होगा। वे तो आतंकवादी, वे तो खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा। और जैसे भैंस को वो लगता है जोंक, जोड़ में जैसे भैंस को आप छोड़ो तो जू, जोंक, कीचड़ी, क्या कहो, कलीरी, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके देश के प्रधानमंत्री आपके लिए प्रयोग करें और हम शांति बैठ के इस बातों को मौन धारण करके सुनते रहें? नहीं, यही वक्त है उठने का, यही वक्त है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का। हमारी परंपरा यही रही, हमारे संस्कार यही रहे कि समाज में जो कमजोर वर्ग है हमने उसका साथ हमेशा दिया। ये किसान की पहचान है। ठीक है, आपने 303 जो है सीट जिता दी थी, 303 जीती थी भाजपा। 303 पुरानी राइफल है। अब वो राइफल भी डिस्कार्ड हो गई, वह भी पुरानी हो गई, और इनके 303 सदस्य भी पुराने हो लिए। और जब मौका मिलेगा तो नए बनाओगे, वो भी आपके दौरे आना पड़ेगा उनको। आज वे लोग गांव में नहीं घुस पा रहे, और ना वो ऊपर बता पा रहे कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी। आप अपमानित करोगे किसान को और फिर जाओगे गांव में, कैसे जाओगे? क्या मुंह लेके जाओगे? कौन सी बात कर पाओगे? नहीं, फैसला करो। या तो आप किसान के पाले में हो, किसान के पक्ष में हो, निर्भीकता से बोलो। रीढ़ की हड्डी है तो बोलो, विरोध करो। और अगर आज किसान के लिए, अपनों के लिए आप खड़े नहीं हो तो मैदान से तो अपने आप बाहर हो लिए, मौका नहीं मिलेगा। आप देखो, लेकिन इस सब के बावजूद अपने साधनों से आप आ रहे हो। लगातार बड़ी बड़ी पंचायत हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, हरियाणा में भी हो रही हैं, पंजाब में हो रही हैं, राजस्थान में हो रही हैं। इसके अलावा धरने पे लोग बैठे हैं लगातार, 3 महीने हो लिए, 200 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हो गए, और तब भी इनके बोल सुधर नहीं रहे। कितना अहंकार है। संसद में भी जो आंसू टपके, वे आंसू आपके लिए नहीं टपके। खुल के प्रधानमंत्री ने बचाव किया, और किन का बचाव किया? किसान का नहीं, किसी गरीब की बात नहीं। उन्होंने कहा ये उद्योगपति, ये तो बेचारे हैं उद्योगपति, तुम इनके पीछे क्यों लग रहे हो? ये तो पूंजी कमाने वाले लोग, इनकी तो रक्षा सरकार को करनी पड़ेगी। बेहतरीन रक्षा की है साहब। ये आंकड़े सामने नहीं आते, लोगों को पता नहीं लगते। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, और लोग तो कह रहे हैं हमारे दो, खुल के बोलो ना। अदानी जी, उदाहरण लो।
2013 में अदानी ग्रुप के पूरे देश में 44 परियोजनाएं चल रही थी और 2018 में उसी अदानी के 92 तक पहुंच गए। हो गई ना तरक्की। बैंक भी पैसा दे रहा है जो बैंकों को नहीं देना चाहिए, क्यों पहले ही जो नहीं चुका पा रहे, उस पैसे के सहारे सरकारी संपत्तियों को घेर रहे हैं लोग। जब कोई ठेका निकलता है, 2017 में गैस परियोजनाओं की ठेका भारत सरकार ने निकाला, 126 कुल शहरों की परियोजनाओं का टेंडर हुआ, 25 अदानी। 6 एयरपोर्ट बेचे, उनमें नीलामी करने वालों में एक एयरपोर्ट चौधरी साहब के नाम का है, लखनऊ। 6 की 6 अदानी। अब समझ लो, जो पार्लियामेंट में वो कह रहे थे भाई पूंजीपति का बचाव करना है, उन्हीं की बात कर रहे थे और किसी की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर खुला बाजार होता, कानून सबके लिए समान होता, जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको मिलता, एक ही मैदान है, उसी पे सबको मेहनत करनी है, प्रतिस्पर्धा है, बराबरी की टक्कर है, तो ठीक है। और फिर हम लोग भी ये मान लेते कि ठीक है, प्राइवेट खरीदार भी आए, सरकारी मंडी भी रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें और आपको मालूम है, जब ये सौदा होगा, आपके टर्म्स पे नहीं होगा, आपकी शर्तों पे नहीं होगा, आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये सरकार की मंशा क्या थी, उसी बात में जाहिर हो जाती है जब कानून में उन्होंने प्रावधान किया, कोई किसान कोर्ट नहीं जाएगा, न्यायालय के दरवाजे बंद कर दो, कोई किसान कोर्ट नहीं जाएगा। आज जो आप करार करोगे, कॉन्ट्रैक्ट की खेती करोगे, कोई शिकायत आएगी, कल को कह देना नमी ज्यादा है, हम नहीं खरीदते, भाव गिर गया, उनकी मंशा बदल गई, कॉन्ट्रैक्ट करके भाग लिए, पैसा दिया नहीं, और कहे किसान कोर्ट ना जाए। ये इनकी बराबरी है। ये तो ऐसा मुकाबला है कि एक तरफ तूफान है, दूसरी तरफ दिया है। ये तो मुकाबला बराबरी का नहीं है। ये कहते हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, नहीं, चंद लोग होंगे बस। आज ग्राहक और किसान, इसके बीच की कड़ियों में बहुत से लोग हैं, रोजगार भी कर रहे, काम भी कर रहे। सारे जो सेवादार हैं, उनकी संख्या 1 या 2 कंपनी में रह जाएगी, और वो कंपनी के मालिक से आपकी मुलाकात कभी नहीं होगी। कंपनी का नौकर आएगा, कहेगा ये तो कंपनी पॉलिसी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या उपाय है किसान के पास? जमीन भी खतरे में, जिसकी रक्षा चौधरी साहब ने करी थी, कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में खड़े होकर बोले थे। नेता का यही तो काम होता है, नेता की दूरदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, वो ये देखे, ये खूबी हो कि जो नीतियां बन रही हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और लंबे समय पे क्या पड़ेगा, और फिर बोलो, रक्षा करो अपने हित की, अपने लोगों की, वो बात रखो। आज जितने नेता हैं जो चुनाव के वक्त आपके रिश्तेदार बन गए, आज वो सब सरकार के रिश्तेदार हैं। आज आपकी रिश्तेदारी, आपके नाते भूल चुके। यदि याद होते तो बोलो। चौधरी अजीत सिंह जी मंत्रिमंडल में थे और एक समिति की का प्रतिवेदन में उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा किसानों पर टैक्स लगना चाहिए। चौधरी साहब बोले, अगर वे मौन रहते तो उसी समय किसानों पर टैक्स लगा देती सरकार। ये अवसर होते हैं। मैं न्योता देना चाहता हूं। मुझे खुशी हुई देखकर, कुसुम जी हमारी पार्टी की पुरानी जिम्मेदार रही हैं, दल में आई। क्यों आई? ऐसा नहीं है कि उन पे कोई विशेष प्रयास हो, खुद उन्होंने बैठ के सोचा और समझा और ठीक महसूस किया कि ये वक्त है, ये वक्त है, ये संकट की घड़ी है और इसमें हमें बाकी सारी पुरानी बातें भूल कर अपनी पहचान बनानी है। आज फैसला लो, किसानी के मुद्दों पे सरकार बनाओगे, प्रतिनिधियों को चुनोगे तो अच्छा ही होगा। और सिर्फ झगड़े वाली बात, हिंदू मुसलमान और दूसरे मुद्दों को हावी होने दोगे तो आपका हित नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं और दिल से बात कर रहा हूं, आप लोकदल को मजबूत करोगे, जो आपकी पुरानी पार्टी रही है। कभी मिनी छपरौली की उपाधि यहां कॉन्स्टिट्यूएंसी को दी जाती थी। अगर आप लोकदल को मजबूत करोगे तो किसानों की और नौजवानों की ठाठ होगी, ठाठ। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद।
मेरा तो गला फटा जा रहा है, तो बिना माइक चिल्ला रहा है। लड़ाई बहुत लंबी है और ये बहुत जिद्दी लोग हैं, इनका स्वार्थ है। मैं तो जब देखता हूं, जब ये बोलते हैं मोदी जी, ऐसा लगता है उद्योग के बारे में, जब वो कह रहे थे उद्योगपति वाली बात, ऐसा लग रहा था कि उनके मुख से लाड़ टपक रही। नहीं, ध्यान से देखो, अब वो मुखौटा भी नहीं पहन पा रहे, अब तो पोल खुल गई। अब कोई बात नहीं, कोई इसको घुमा नहीं पाओगे आप, नौजवान समझ गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वादे बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, हमें याद दिलाना है। योगी जी आए थे 2017 में, अप्रैल में सरकार बनी, आप सबके आशीर्वाद से बनी थी, आपने वोट दी तो बन गई, वरना नहीं बनती। कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, आज कबूल कर लो, वोट दी होगी, जरूर दी होगी, और जीते वो, हम लोग हार गए, इस बात का मलाल नहीं है। मैं बता दूं, चौधरी अजीत सिंह जी एक कारण से मुजफ्फरनगर से बने थे उम्मीदवार। उनकी एक ही सोच थी, वो ये कह रहे थे हारूं या जीतूं, इस चुनाव में कम से कम जो दूरियां थी वे खत्म हो जाएंगी। ये जो बात थी कि मुजफ्फरनगर मतलब 2013 का दंगा, और दंगे से लोग ऊपर नहीं उठ पाए, कभी वोट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए विश्वास नहीं कर पाएंगे, वे बात उनकी सच्ची निकली। आज वे मुजफ्फरनगर की धरती पर हिंदू हो, मुसलमान हो, किसान के नाम पे एक हो गया। उसे पुरानी बात भूलकर अब एक दूसरे पे विश्वास कर रहा, कह रहा हाँ तुमने चौधरी साहब के वोट दी थी, हमें पता है वोट दी थी। तो ये आपस में जो भेदभाव था वह भावना दूर हो रही, और यही रास्ते होते हैं। राजनीति के माध्यम से जो वो लोग चोट उन्होंने पहुंचाई, हमारी राजनीति ये है कि हम घाव को भरने का काम करेंगे, ये हमारी राजनीति। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब बनी योगी की सरकार, इन्होंने वादा किया था हम किसानों के लिए आयोग बनाएंगे, आयोग बनाया साहब, और नवंबर 2017 में एक आयोग गठित हुआ, किसान समृद्धि आयोग। उसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, नीति आयोग के मेंबर सदस्य हैं, कृषि मंत्री प्रदेश के सदस्य हैं, वो भी हमारे यहाँ के ही हैं, सदस्य हैं। और उन्होंने कहा ये आयोग क्या करेगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि आयोग के जिम्मे क्या क्या था, क्या जिम्मेदारी इस आयोग को दी। उन्होंने कहा ये आयोग कम लागत में ज्यादा उत्पादन के तरीकों पर विचार करेगा, फसलों के बेहतर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुझाव देगा, खेती में आय कम होने वाले कारणों पर मंथन, इसके साथ ही इसे बढ़ाने पर सुझाव दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पशुधन, मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, कृषि, वन और दूध विकास के लिए भी आयोग सुझाव देगा। अलग अलग जलवायु को डेवलपमेंट कर प्रदेश में बराबर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर नीतियां बनाई जाएंगी। अब मोटा मोटी योगी जी ने कहा था 2022 तक हमें आय दुगनी करनी है। मोदी जी कह रहे थे वहां दिल्ली में, और 2016 में उन्होंने बात कही, 2017 में योगी जी ने कहा आय दुगनी करनी है 2022 तक। आयोग बना दिया, बहुत बढ़िया, और किसान के सलाहकार लोगों को भी बैठाया था आयोग में सदस्य, बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है अब चल रही 2021, 4 साल हो गए, 4 हो गए ना, 4 साल में जो आयोग है एक मीटिंग नहीं करी उन्होंने, एक बार बैठक नहीं करी है। जिन्हें सुझाव देने थे इतने बढ़िया बढ़िया, भूल गए। कागजी आयोग है, कागजी, जमीन पे धरातल पे कुछ नहीं है। वहीं मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई, हम तो एमएसपी दे रहे हैं, दुगनी दे रहे हैं, लागत पे दुगना जो लाभकारी मूल्य था वो दे रहे हैं। किसान जो है यहां मौजूद हैं, मंडी पे आप गए हो, कैसे अनुभव रहे, कड़वे रहे, मीठे रहे, कड़वे रहे। आप किसी फसल को देख लो, बाजरा की बात कर रहे, बाजरा का सरकारी रेट है 2150 रुपए, 1000, 1100, 1200 से ऊपर ना गए। आप
सोयाबीन को ले लो, ज्वार को ले लो, 2640 रुपए है सरकारी रेट, 2000 से ऊपर नहीं गया। धान मुंजी की यही बात है, गेहूं की यही बात है, 1975 रुपए है रेट, और क्या भाव मिला? तो आपको क्या लगता है ये बात जो मुझे पता है, आपको पता है, ये बात दिल्ली तक नहीं जा रही क्या? इन्हें मालूम नहीं है क्या? खूब पता है, मोदी जी को खूब पता है कि जब से वो आए हैं मंदी का दौर चला है। इन्होंने आते ही आलू का बड़ा उत्पादन का केंद्र है। किसी को इनसे पूछना चाहिए तुम आलू के निर्यात पे प्रतिबंध क्यों लगाया था मोदी जी, और उसका क्या परिणाम निकला? सीधा सीधा पिछले सत्र को छोड़ दीजिए, एक सत्र में, और उसमें भी किसानों को लाभ नहीं मिला है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, लाभ उनको मिला। अब ये कहते हैं साहब छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही बर्बाद होंगे। जो बड़े लोग हैं, हो सकता है हमारे मंच पे भी हो, वह ठीक रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं या कोल्ड स्टोरेज हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आने की। क्या कारण है? क्या कारण है कि जब आप खुदाई करते हो अपने आलू की तो भाव गिर जाता है और 3 महीने बाद बढ़ जाता है। यही है ना अनुभव? क्योंकि मार्केट पे नियंत्रण एक किसान का नहीं है, ये आपके बस में नहीं है, ये दूसरे लोगों के हाथ में। यही व्यवस्था जो आलू की है ये हर फसल में लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं एक कंपनी होगी, वो कितना ही भंडार खरीद ले, कितना ही भंडारण कर ले, कोई रोक नहीं है, कितना ही खरीद लो और कितना ही रख लो। ये तो किसान नहीं रोक सकता, किसान को तो चाहिए, क्योंकि खर्चे उसके लगातार हो रहे, उसके फसल के टाइम उसको कुछ मिलती है कमाई, हाथ में कुछ आता है, वरना वो दे चुका पहले ही, वे खर्चे उसको निभाने हैं। किसान नहीं रुक सकता, वो तो बेचेगा फसल। और आपने इनको कंपनी वालों को छूट दे दी कि जितना चाहो भंडार कर लो। भैया ये हारमोनियम सा बज रहा है इस पे। नहीं तो बात ये है, अब आप सोचो क्या होगा। फसल ले लेंगे ये लोग और रखेंगे, जब खरीद का वक्त आएगा तो छोड़ देंगे मार्केट में। क्या होगा? भाव नहीं मिल सकता, वो कहेंगे हम क्या करें। ये केंद्र सरकार को भले भांति पता है, मोदी जी को पता है कि एमएसपी नहीं मिल रही। और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे बहुत अच्छे थे, मैं भी कहता हूं बहुत बढ़िया काम किया होगा उन्होंने गुजरात। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं वे अच्छा काम किसानों के लिए, गरीबों के लिए नहीं कर पा रहे। जब वे मुख्यमंत्री थे 2011 की बात है, 2 मार्च 2011 में उन्होंने खुद एक रिपोर्ट सौंपी थी मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने मांग करी थी कि किसान के लिए एमएसपी कानूनी हक बनना चाहिए। जो भी व्यापार हो, व्यापारी भी सेवा कर रहा है, लेकिन किसान का हक बनता है। तब सरकार औरों की थी, वो विपक्ष में थे, एक सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिस समिति ने पूरा विचार करके, अध्ययन करके एक प्रतिवेदन बनाया। तब तो उन्हें एमएसपी का हक दिख रहा था। आज आपका हक मारना चाहते हैं। ये क्या है? ये चेहरे से लाड़ टपक रही है ना, ये लाड़ है। ये दाल काली है कि नहीं है? ये तो ईमानदारी नहीं हुई। ईमानदार तो वो होता है जो सड़क पर जब खड़ा हो तो एक भाषा बोले, और जब गद्दी पे पब्लिक बैठाए तो वही बात रखे, वह होगा ईमानदार। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और आज जिस तरह से इनके प्रयास हैं कि किसान न खड़ा हो पाए, गाजीपुर में रात रात में जो उनकी तैयारियां थी, उस रात में आपने भी खबरों को देखा होगा, उन तारों की चुभन हर एक किसान ने महसूस करी है जो देश की राजधानी पे तार लगाई है। जय चौधरी, जय चौधरी। मैं बता दूं, एक एक कील हमें नहीं लग रही, उन कील पे तो पांव रख के कूद पड़ेगा किसान जब जाना होगा।
लेकिन वो एक एक कील भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के ताबूत में लग रही है, वहां कर रही है, और आप काढ़ोगे। और ये चाहते नहीं आप संगठित हो। मैं यहां भी देख रहा हूं, इतनी फोर्स लगा दी, पता नहीं हेलमेट पहने हैं, वो पहने, ऊपर गार्ड पहने, हाथ में लठ ले रखा है। इन्हें क्यों बहन कर रहे हो भैया? आजकल इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। माफिया खुलेआम अत्याचार कर रहा है, वर्दी वालों पे अटैक हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वर्दी के लोग भी सुरक्षित नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है यूपी में। बताओ क्या है आपका अनुभव? मुझे एक आदमी बता रहा था कैसे होता है कि कुछ तो थानों में उन्होंने कैमरा लगा दिए, शायद कैमरा लग गए, नहीं लग रहे सब में, कुछ में लग रहे हैं, कुछ में लग रहे। उसकी भी तरकीब हो, चाय वाले की दुकान बन जाती है थाने के बाहर ही, और वहीं बुला लिया जाता है, भाई आ जाओ पार्टी वालों। है कि नहीं बात? सही बात है। चलो साहब, अब चाय वालों के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहूंगा। चाय पे भी खतरा आ गया, मोदी जी कह रहे चाय पे खतरा है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है चाय के विरुद्ध। खूब चाय पियो साहब, कोई बात नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं अब बोल रहे, काम नहीं कर रहे? नौजवानों के साथ क्या हो रहा है? भर्ती निकलती है, इम्तिहान होता है, फिर इम्तिहान का पेपर लीक दोबारा होगा, आपसे शुल्क ले लिया जाता है। यहां से आप जाते हो गोरखपुर, यहां से जाना पड़ता है गाजीपुर, सेंटर वहीं है, इम्तिहान दे के लौट आते हो। और कभी कभी हो गया, पास हो गए, नंबर आ गया लिस्ट में, नाम आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती 39,568 नियुक्ति होनी थी 2018 में, और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, सिर्फ 14,000 को रखा गया। बाकी जब बच्चे ऐसे ही हैं, और फिर कह दिया जाएगा ओवरेज हो गए, तुम लौटो। इस सवाल पे योगी जी क्यों मौन है? हर समय जो उनको औरंगजेब सताते हैं रात रात में, बेरोजगारी नहीं दिख रही, नहीं दिख रही इनको। 2020 की 1 तारीख में लखनऊ में बाबा बैठे होंगे, याद दिला रहा हूं, सितंबर 18 तारीख 2020, योगी जी ने कहा था 3 महीने में जितने रिक्त पद हैं उनकी चिन्हित करके हम नौकरी निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, और 6 महीने के अंदर काबिल नौजवानों को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। नौजवानों को मिल रहा है कोई लव लेटर? 6 महीने हो गए, 3 महीने छोड़ो, 6 महीने हो लिए, और बाबा जी का आप तस्वीर देखोगे वो फल टांग के पूजन कर रहे हैं 4 घंटा। हालात बहुत खराब है। लेकिन आज हमने पंचायत इसलिए करी है कि वह आपको बहुत कमजोर आंक रहे हैं। हाथरस पर उन्होंने जब लाठियां चलाई थी, उन्होंने सोचा था इन पर लठ चला दोगे ये घर बैठ जाएंगे। वो क्या मुद्दा था, उस मुद्दे को भी याद कर लो। हमने लाठी क्यों खाई थी कार्यकर्ताओं ने? हमने इसलिए कि एक पीड़ित परिवार से हम मिलने जा रहे थे, जिसके साथ बहुत बुरा अत्याचार हुआ। रात रात में उस सब को जबरदस्ती जला दिया गया था। परिवार के लोग बेहद दुखी थे, तब भूल गए थे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को। रात रात में जो उन्होंने कर दिया, बहुत बुरा कांड था। वहां लोग हम जाना चाहते थे और उन्हें लाठी चलाई। फिर हमने जब पंचायत हुई तब ये घर लौटे कि चलो ठीक है। वही स्थिति गाजीपुर में इनकी थी, एक एक करके, अलग अलग करके, अलग थलग करके किसानों को लाठी चलाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। वहां मुजफ्फरनगर में इन्होंने परमिशन नहीं दी कि 144 है, नहीं होगा। यहां भी मैं कह रहा हूं, जो कप्तान हो, ये लखनऊ से जो इनको आदेश हो, ये पुलिस वालों को लगाओ अपराधियों के पीछे। बहुत अपराध हो रहे, ये किसान के पीछे क्यों लगा दिए? ये हमारे भाई हैं जवान, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। जय जवान। और आज जो आर्मी में भी भर्ती है, अभी बजट पेश हुआ,
उनकी पेंशन भी काटी है, छेड़छाड़ हो रही है। खेती का बजट 11,500 करोड़ कृषि विभाग का बजट काट दिया, शिक्षा का बजट 6,000 करोड़ से काट दिया, दिव्यांग के लिए जो योजना चलाते हैं उसका बजट काट दिया, मिड डे मील का बजट काट दिया, ICDS योजना जो कुपोषण से निपटने के लिए योजना बनाई गई है, पुष्ट आहार देते हैं, उस योजना को काट दिया बजट 5,000 करोड़ से। पैसा नहीं है इनके पास, और जो पैसा बचा कुचा है वो लगा रहे दूसरी तरफ जहां हमें फायदा दिखता है। ये मौका है, हमने पंचायतें बुलाई है, ये पंचायत मिलकर संकल्प ले, ना बटेंगे ना बटने देंगे, और एक होकर जो पत्रकार अपनी कलम का प्रयोग करके किसान की बात कर रहे हैं, अगर सरकार उन पर अत्याचार करेगी उसका विरोध हम करेंगे। जो हमारे किसान भाई 80 साल के बुजुर्ग हैं, हरियाणा से आते 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है किसान आंदोलन में उपद्रव किया इन्होंने। 70 साल के बुजुर्ग हैं, जेल में बंद हैं, उनका क्या दोष है? उन्होंने गलत किया था क्या दिल्ली जाकर? बताओ। ये पंचायत हमने इसलिए बुलाई है कि एक स्वर में एक आवाज में सरकार को हम कह रहे हैं, उन किसानों को छोड़ो तुम। वे किसान का काम जेल में नहीं है, किसान खेत में रहना चाहिए, किसान गांव में है, किसान के बच्चे देश की सीमाओं पे खड़े हैं, उनके साथ न्याय हो। और हमने ये पंचायत इसलिए भी बुलाई है कि राजनीतिक फैसला भी आप लो। वोट की चोट, मैं एक नहीं 10 बार लाठी खाने को तैयार हूं, लेकिन आप अपनी राजनीतिक हैसियत को समझो किसान भाइयों। जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह जी के कलम में स्याही, जैन चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी चरण सिंह जी के कलम की स्याही वह उनके साथ चलने वाले कार्यकर्ताओं के पसीने से थी। मेहनत करो। मैं अपने दल के नेताओं को कह रहा हूं और सबको हिदायत दे रहा हूं कि आज किसान आंदोलन में अगर कोई हमारे पार्टी का नेता शामिल ना हो तो जब चुनाव आएगा तो टिकट मांगने मत आना, दरवाजा बंद मिलेगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये लड़ाई सबकी है, जीवन मरण का प्रश्न है। ना जमीन बचेगी किसानों की, ना भाव मिलेगा, ना मंडियां बचेंगी। आज अगर आप मान गए किसान झुक नहीं सकता। मैं जो कहता हूं, कुछ लोग कह रहे प्रधानमंत्री नहीं झुकने चाहिए, मैं कह रहा हूं लाख बार झुकेंगे, लेकिन देश का किसान नहीं हटेगा, देश का किसान नहीं झुकेगा। तुम मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? मानेंगे मानेंगे। गांव गांव जाओ साहब, जाएंगे। कोई जाति का प्रश्न नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। हमने जो गलतियां करी हो वे घूट पी जाओ, कुछ आपसे हुई हो तो औरों को मना लो जो आपसे नाराज हो। यही रास्ता है। गांव के गांव गोल करो और नफरत की बात मत करो। मैं तो कहता हूं बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उनको भी न्योता देता हूं, आओ किसानों के साथ खड़े हो, आपको इज्जत मिलेगी। किसान कहेगा हां ये है शेर का पट्टा, ये है शेर की औलाद, इसमें खून है गरम। और अगर आज आपके खून की पुकार नहीं सुन रहे तो फिर एक उंगली देंगे ईवीएम में, काम हो जाएगा तुम्हारा। ज्यादा नहीं चाहिए इसमें, लठ की जरूरत नहीं, बस उंगली से हो जाता है काम। और जिन्हें आप अंगूठा छाप कह रहे हो अंगूठा दे देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मुझे पर्ची पे पर्ची दे रहे हैं, मैं जो कह सकता था मैंने कहा, और बाकी अब हम नारा लेते हैं और ये निरंतर हम लोग चलते रहेंगे। मैं ये वादा आपको करता हूं, जिन लोगों ने आज मेरा हाथ थामा है, किसान का हाथ पकड़ा, उस हाथ को छोड़ूंगा नहीं। नारा लो, जय जवान जय किसान, चौधरी चरण सिंह, किसान एक
मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद।